सर एक आजकल एक मसला बहुत कॉमन है जो बालों का सफ़ेद होना है। उसमें उम्र का लिहाज नहीं देखा जाता। अगर आप हमने अमूमी तौर पर देखा है, बच्चों के भी बाल सफ़ेद होते हैं, बड़ों के भी होते हैं। तो बाल सफ़ेद होने की बुनियादी वजह क्या होती है? बाल सफ़ेद होना इरफान एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अब उसमें उमूमन तो इस तरह से ये है कि एक एज में आकर ही होते हैं। बहुत कॉमन नहीं है कि ये हर एज में, यंग एज में बहुत कॉमन नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट ये बेसिकली होता क्या है और ये किस तरह होता है? हेयर ट्रांसप्लांट इरफान वो एक समझ लें पेवनकारी है। बालों की रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, जो अल्लाह ताला ने एक इंसान को समझ लें एक ये भी ब्लेसिंग है कि ये एक हल है हमारे पास। कि जो हम सैलून वगैरह में जाते हैं वो जेल वगैरह लगाते हैं और स्प्रे करते हैं। इसके अलावा जो आपने बताया स्ट्रेट वाली जो मशीनें आती हैं, ये सारी चीज़ें बालों को क्या डैमेज करती हैं? बिल्कुल जला देती हैं आपके बालों की लेयर्स को। वो हीट जब मिलती है वो ट्रांसफ़र होती है आपकी रूट्स में, रूट्स को वो कमज़ोर कर देती है, रूट्स को श्रिंक कर देती है, सुकड़ा देती है। हेयर ट्रांसप्लांट है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, क्या वजह होती है कि हमने सुना है कि इसके नुकसानात भी होते हैं? हेयर ट्रांसप्लांट के कोई नुकसानात नहीं होते, बेहतर ही होते हैं ना बाल लगवाने के बाद। हेयर ट्रांसप्लांट के साइड इफेक्ट्स, जो प्रोसीजर के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें इन्फेक्शन है, ब्लीडिंग है, ठीक है, ये कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। कैंसर में हमने अमूमी तौर पे देखा है कि खवातीन हो या मर्द हो, उनको गंजा कर दिया जाता है। इसकी क्या वजह होती है सर? कर नहीं दिया जाता, वो गिर जाते हैं, उनको ऐसी ऐसी ट्रीटमेंट्स मिलती हैं। एक तो बीमारी खुद वो कमजोर कर देती है, दूसरा उनकी मेडिसिन इतनी हैवी होती हैं कि जिसकी वजह से बाल बिल्कुल झड़ जाते हैं। ये बालों का जो एक गिरना होता है, तो इसका पानी से क्या ताल्लुक होता है? ये क्यों पानी, सुना है कि पानी के भी कुछ इस तरह के नुकसान होते हैं कि बाल उससे भी गिर जाते हैं। मेरी नज़र में जो इरफान ये एक मिथ है, ठीक है। अब पानी तो देखें ना, हर जगह हम जो पानी यूज़ करते हैं वो कोई गैर मयारी ही होता है, ठीक है। टैंकर्स आते हैं। अच्छा सर, जो आजकल आप देखते हैं शैम्पू की जो बफ्के आ रहे हैं, एडवर्टाइजिंग हो रही होती है, बड़े बड़े स्टार कर रहे होते हैं मुख्तलिफ शैम्पू, सुना है कि ये भी बालों की सेहत को काफ़ी मुतासिर करते हैं। वो तो इस तरह बताया, तारीफ कर रहे होते हैं कि बहुत अच्छे, मगर प्रैक्टिकल में क्या वाकई में ये अच्छा करते हैं बालों को या फिर मुतासिर करते हैं? देखें, सही मशवरा अगर मैं दूं आपको तो शैम्पू कोई नुकसानदेह नहीं होते। इनमें केमिकल नहीं होते? केमिकल्स होते हैं, मगर वो केमिकल बालों के लिए बनाए ना, अच्छा। उनमें बालों को। मौलाना तारिक जमील से आपका रब्ता कैसे हुआ और वो इतनी दूर से पंजाब से कराची किस तरह आए? आपने किस तरह कन्विंस किया? मैंने नहीं कन्विंस किया, उनको अल्लाह ताला ने कन्विंस किया। अच्छा। और पता नहीं जो है एक होता है ना कि बस ये कुदरत की तरफ से एक राब्ता हो गया हमारा, और हमारी मुलाकात हुई। मौलाना साहब जो है काफ़ी खुश थे। खवातीन के बाल भी बहुत ज़्यादा गिरते हैं और कुछ खवातीन के बाल बिल्कुल ही छोटे हो जाते हैं। इसकी क्या वजह? ये खानदानी, वही जो मर्दों के मामला होते हैं सेम वही होते हैं? उनके थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। क्या होते हैं सर, थोड़ा उनके explain थोड़े करें। मुख्तलिफ होते हैं। खवातीन में हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस की वजह से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, जो थायराइड की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने की वजह से खवातीन में, क्योंकि थायराइड की प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, तो उनका हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान असलम। बाल किसी भी इंसान को खूबसूरत बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, मगर आजकल के हमारे पाकिस्तानी माशरे में बालों के बहुत से मसाइल मौजूद हैं, जिनमें बालों का गिरना और मर्दों में ख़ास तौर पर गंजपन का शिकार होना शामिल है। औरतों के भी बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। इसी सिलसिले में आज हम डॉक्टर इरफान अली शेख के पास मौजूद हैं, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट के मारूफ माहिर सर्जन हैं। इनकी क्लिनिक शहीद मिलत रोड बहादुराबाद पर मौजूद है और ये पिछले 13-14 सालों से हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। आइए पॉडकास्ट का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो सर, नवाजिश आपके इस कीमती वक्त के लिए। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह इरफान, थैंक यू सो मच। आप मेरे क्लिनिक पे आए और मुझे मौका दिया आपने बात करने का इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि आजकल जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान होते हैं। और इस पे जो आपकी बातें होंगी इंशाल्लाह लोगों को अवेयरनेस देंगी कि किस तरह से बालों के मसाइल को हल किया जाए। थैंक यू वेरी मच। सर, हम लोग जो ये मेडिकल पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसका बुनियादी मकसद ही यही है कि ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सके, क्योंकि हमारे माशरे में इलाज इतना महंगा हो चुका है कि लोग क्लिनिक पर जाते हुए डरते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी पॉडकास्ट के ज़रिए आम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल हो। सर, सबसे पहले आप अपने मेडिकल पस मंज़र के बारे में बताइए कि आपने ये शोबा किस तरह इख्तियार किया, जबकि लोग तो डेंटिस्ट बनना चाहते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, कोई न्यूरो सर्जन, तो ये हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ आप किस तरह आए?
जी इरफान, थैंक यू सो मच। मेडिकल पस मंज़र ये है कि शुरू से ही मुझे शौक़ तो था डॉक्टर बनने का, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जो है मैं डॉक्टर बना। फिर उसके बाद आगे के कैरियर का सोचा तो मुझे फिर ये फ़ील्ड इसलिए पसंद आई कि एक तो बहुत एक अच्छा काम भी है, लोगों को एक लोगों की शख्सियत में तब्दीली लाने का, उनको बेहतर से बेहतर बनाने का। फिर मैंने जब अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया 2003 में, तो फिर जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिग्री होती है एफसीपीएस कहलाती है, वो मैंने की सर्जरी में। और एफसीपीएस करने के बाद आयरलैंड से मैंने जो है डिग्री ली स्किन में। ये सब करने के बाद फिर मैंने 2012-13 से हेयर ट्रांसप्लांट की फ़ील्ड में और कॉस्मेटिक सर्जरी की फ़ील्ड में सर्जरीज़ स्टार्ट की, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को बहुत अच्छा एक इस चीज़ के रिज़ल्ट्स मिले, लोगों की शख्सियत में बहुत निखार आया। इस तरह से मेरा स्टार्ट हुआ कैरियर का 2012-13 से। और तकरीबन 13-14 साल आपको हो चुके हैं इस फील्ड के अंदर। जी अल्हम्दुलिल्लाह 13-14 साल से मैं ये है हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक सर्जरीज़ कर रहा हूँ। सर एक आजकल एक मसला बहुत कॉमन है जो बालों का सफ़ेद होना है, उसमें उम्र का लिहाज नहीं देखा जाता। अगर आप हमने अमूमी तौर पर देखा है बच्चों के भी बाल सफ़ेद होते हैं, बड़ों के भी होते हैं, तो बाल सफ़ेद होने की बुनियादी वजह क्या होती है? बाल सफ़ेद होना इरफान एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अब उसमें उमूमन तो इस तरह से ये है कि एक एज में आकर ही होते हैं, बहुत कॉमन नहीं है कि ये हर एज में, यंग एज में बहुत कॉमन नहीं है, मगर कुछ बच्चों को भी हमने ऐसा जी हाँ बढ़ गया है। कुछ बच्चों को देखा होगा आपने, मगर वैसे आम तौर पे ये एक एज में आकर ही स्टार्ट होते हैं, 30s के बाद, 40s के बाद। मगर जिनमें अर्ली एज में होते हैं उनके फिर अपने जेनेटिक जो है मौरूसी वजूहात होती हैं, उनकी जेनेटिक्स में जो है वो ग्रे हेयर होना अर्ली एज में स्टार्ट हो जाते हैं। ग्रे हेयर होने की वजह से जो उनके मेलानिन, जिसकी वजह से बालों को कलर मिलता है, वो कम होना शुरू हो जाता है, और वो उस वजह से फिर उनके अर्ली एज में ग्रे हेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। नशो नुमा पे भी है कि अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, हेल्दी फूड नहीं है, उस वजह से भी बाल बहुत अर्ली एज में ग्रे होना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं। अच्छा सर, एक आपने भी ख़ानदानी पस मंज़र की बात की कि अगर वालिद के कहने में बाल सफ़ेद हैं तो वही सेम चीज़ फिर बेटे में भी हो जाती है, होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो भी जेनेटिक डिजीज़ होती हैं, बीमारियां होती हैं, उसमें फिर आपके बच्चों में, जनरेशन्स में, सिबलिंग्स में ये फिर प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह से जेनेटिक हेयर लॉस है, इसी तरह से बाकी जो जेनेटिक बीमारियां होती हैं, मिसाल के तौर पे आपका डायबिटीज़ है, आपका हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर, ये जेनेटिक डिजीज़ हैं, जेनेटिक बीमारियां हैं। अगर आपके वालदेन में से, मिसाल के तौर पे आपके एक वालदेन में से किसी एक को डायबिटीज़ है, वालिद को डायबिटीज़ है, तो आप में 25% चांसेस होते हैं कि आपकी भी लाइफ में आगे जाके आपको डायबिटीज़ हो सकती है। दोनों पेरेंट्स को हैं तो 50% चांसेस होते हैं कि आपको वो प्रॉब्लम हो सकती है। नॉर्मल इंसान के मुकाबले में 50% चांसेस बढ़ जाते हैं। जी हाँ, अगर आपके वालदेन में है। तो इसी तरह से अगर आपके वालदेन में, स्पेशली पेरेंट्स में, वालिद को अगर बालों की बात की जाए, तो अगर उनको हेयर लॉस है, या ननियाल में आपके मैटरनल साइड पे मामुओं में हेयर फॉल है, तो वो आप में फिर चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके एक सर्टेन एज में आकर बाल गिरना तेज़ी से शुरू हो जाएं और आप गंजपन का शिकार हों या ग्रे हेयर का शिकार हों। अच्छा, मतलब इस सफ़ेद के मुकाबले में गंजपन का भी आप शिकार हो सकते हैं। जी हाँ, जो जिस तरह का पैटर्न होगा आपकी फैमिली में, फिर आपको वो हो सकता है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। वालिद गंजे हैं तो 25% चांसेस हैं कि मेरी भी एक एज के बाद गंजपन शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, यही चांसेस है। जी है। और ननियाल में मामू वगैरह गंजे हैं और आपके पैटर्नल साइड पे वालिद के ख़ानदान में भी है, तो फिर ये चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो सर फ्यू केसेस में हमने ये देखा है कि अगर वालिद गंजा है तो फिर बेटा गंजा नहीं होता, और अगर वालिद के प्रॉपर बाल है तो हमने देखा कि बेटा भी गंजा हो जाता है। इसकी क्या बुनियादी वजह होती है? ये बहुत कम केसेस में होता है। जी हाँ, इसकी क्या वजह होती है? अब ये जो फैमिली ट्री होता है ना, उसमें लाजिम नहीं है कि सबको ही हो ये प्रॉब्लम।
कुछ लोग स्किप भी हो जाते हैं फैमिली ट्री में, जीन्स में, जेनेटिक्स में। तो जैसे फॉर एग्जांपल वालिद साहब के बाल नहीं हैं और बेटे के हैं बाल, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है कि अगर ऐसा हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि उस बेटे के भी गिरें, क्या पता उसको जो है मैटरनल साइड से बाल्डनेस ना मिले और वो जो है आगे जाके बाल्डनेस का शिकार ना हो, गंजपन का शिकार ना हो। और अगर आपके ननियाल में है, वालिद के ख़ानदान में नहीं है, तो आपके फिर भी चांसेस हैं कि आपके बाल गिर सकते हैं या गिरे हो सकते हैं। तो ये जेनेटिक ट्री जो होता है ये बिल्कुल लाजिम मलजूम नहीं होता कि आपको वो चीज़ होनी ही होनी है। अब मिसाल के तौर पे किसी के एक एज में वालिद साहब को गंजपन हुआ 40s में आके, 40 की एज में, और बेटे को 20 से स्टार्ट हो गया, तो ये भी एक जो है हाँ इशू है कि ये हो सकता है। बिल्कुल फिक्स वैसा ही नहीं होता जैसे मैं भी बड़ों में हुआ। 40 में भी मेरे वालिद जो 40 में गंजे हुए थे तो मैं भी 40 में जाके गए, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है ये। अच्छा हाँ, आपको भी मिडिल एज में, लेट एज में भी गंजपन आ सकता है, अर्ली एज में भी आ सकता है, 17-18 साल में भी स्टार्ट हो सकता है। अच्छा, इसका मतलब कोई फिक्स वो सीन जी, जेनेटिक्स में कभी कोई चीज़ फिक्स नहीं होती। अच्छा सर, अब आपके शोबे की तरफ हम आते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट ये बेसिकली होता क्या है और ये किस तरह होता है? हेयर ट्रांसप्लांट इरफान जो है वो एक समझ लें पेवनकारी है। बालों की रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, जो अल्लाह ताला ने एक इंसान को समझ लें एक ये भी ब्लेसिंग है कि ये एक हल है हमारे पास। अगर ये भी नहीं होता तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट भी मुमकिन नहीं था। मिसाल के तौर पे हमारा जो डोनर एरिया होता है, जो बालों को हमें डोनेट करता है, वो सर का पिछला हिस्सा होता है 90%, 99% लोगों में, और वहाँ से हम बालों को, जड़ों को निकालते हैं और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर लगाते हैं। तो ये पेवनकारी इसको कहते हैं, ट्रांसप्लांट कहते हैं कि हम बालों की जड़ों को निकाल कर एक जगह से सर के पिछले हिस्से से और सर के अगले हिस्से में इसको ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, पेवनकारी करते हैं। इसको हम हेयर ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो ये चीज़ फिर क्या, ये जो बाल आप पीछे से आगे लगाएंगे तो क्या ये नॉर्मल बालों की तरह फिर नशोनुमा होगी, ये बढ़ेंगे, ऐसा भी होगा? जी बिल्कुल, ये 100% नेचुरल हेयर्स होते हैं। ये कोई मसनूई बाल नहीं होते, ये कोई आर्टिफिशियल हेयर्स नहीं होते। ये हम जिंदा रूट्स निकालते हैं आपके बालों के और उन रूट्स को फिर एक मखसूस टाइम के अंदर लगा देते हैं आपके उस हिस्से में सर के जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट होती है। यानी हम एक बीज एक जगह से निकाल कर ज़मीन के दूसरे हिस्से पे ज़मीन के लगा देते हैं, तो वही बीज उस पौधे की तरह उगता है और वो बढ़ता रहता है। उसको आप नेचुरल जैसे हमारे बाल होते हैं वैसे ही वो उसकी नशोनुमा होती है, वैसे ही वो बढ़ता है, वैसे ही उसकी लेंथ बढ़ती है, वैसे ही उसकी कटिंग हो सकती है। हर चीज़ ये नेचुरल होती है। नहीं तो क्या इसमें भी चांसेस हैं कि मतलब मैंने 20 साल की उम्र में ये हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, तो क्या जो आपने हेयर ट्रांसप्लांट किए तो ये 40 साल या 35 साल की उम्र में ये भी गिर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये भी मैं गंजपन का शिकार हो सकता हूँ दोबारा भी? जी बिल्कुल, क्योंकि ये तो इंसानी बाल है, ये एक अल्लाह ताला ने एक इंसानी टिश्यू है, ये भी आगे जाके गिर सकता है और कम हो सकता है। हेयर ट्रांसप्लांट को परमानेंट हेयर्स कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि ये सब के सब बाल कभी भी ख़त्म नहीं होते, मगर क्योंकि ये भी एक इंसानी टिश्यू है तो वक्त के साथ साथ, ये उम्र के साथ साथ कम होते हैं। हर बाल की भी एक एज होती है, तो वो ज़रूर कम होंगे मगर ख़त्म कभी भी नहीं होते। अच्छा, अमूमी तौर पर हमने नौजवानों में देखा है वो साइडों से बाल जाने का ज़्यादा ये होता है कि साइडों से बाल पहले जाना शुरू होते हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या होती है? ये भी पैटर्न्स होते हैं। कभी कभी कुछ लोगों के फ्रंट हेयर लाइन और साइड्स रिसीड होती हैं, पीछे जाती हैं, और कुछ लोगों के क्राउन एरिया से भी स्टार्ट होता है, आगे से नहीं होता। तो ये भी हर किसी का फैमिली पैटर्न होता है, मगर ज़्यादातर लोगों में वो फ्रंट से रिसीडिंग पीछे जाना स्टार्ट होता है और कुछ लोगों के यहाँ क्राउन से भी स्टार्ट होता है। ये मतलब ये भी खानदान की वजह ये से भी फैमिली पैटर्न्स हैं ये। अच्छा सर, एक जो हमारे माशरे में आम तासुर ये है हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में कि जब ये करवाते हैं तो इंसान शदीद तकलीफ़ का, अजियत का शिकार होता है। इसमें कितनी सदाकत है? हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसा सेफ़ प्रोसीजर है, अगर आप किसी सेफ़ जगह से, सेफ़ डॉक्टर से, क्वालिफाइड लोगों से करवाते हैं
तो फिर ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो बिल्कुल तकलीफ दे नहीं होता। हेयर ट्रांसप्लांट जब हम करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, ये फ्रंट का हिस्सा खाली है, तो सिर्फ इस फ्रंट के हिस्से को हम सुन कर देते हैं लोकल एनेस्थीसिया देकर, इंजेक्शन लगाकर। वो भी इंजेक्शन स्किन के इंजेक्शन्स होते हैं, बहुत छोटे बारीक इंजेक्शन्स होते हैं, और उससे बिल्कुल मामूली सी 5 मिनट के लिए जो तकलीफ़ होती है, उसके बाद वो जब हिस्सा सुन हो जाता है तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोसेस में कोई आपको तकलीफ़ नहीं होती, हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद कोई तकलीफ़ नहीं होती। तो ये इस लिहाज से पेनलेस प्रोसीजर है कि सिर्फ शुरू के जो 5 मिनट 10 मिनट जब हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं सुन करने के लिए, सिर्फ उस वक्त कुछ थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, अदरवाइज प्रोसेस में कोई तकलीफ़ नहीं होती आपको। मतलब ये लोगों की बनाई हुई बातें कि शदीद अज़ियत से जी, गुज़रना पड़ता है। लोगों के दिलों में खौफ है, डर है, तो इसी वजह से ये इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए जिसमें लोगों को ये अवेयरनेस हो कि हेयर ट्रांसप्लांट भी एक सेफ़ प्रोसीजर है अगर आप सेफ़ हैंड्स में हैं, एक अच्छी जगह से करवाते हैं। क्योंकि इरफान आजकल जो आप देखेंगे गली गली में हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक खुल गए हैं, बहुत सारे क्लिनिक ऐसे हैं जिनमें डॉक्टर्स तक नहीं हैं। अगर इस तरह से अगर आप अपने साथ करेंगे कि आप इस चीज़ की रिसर्च भी ना करें और सिर्फ ये देखकर चले जाएं कि ये हेयर ट्रांसप्लांट का बोर्ड लगा हुआ है, तो अगर ऐसे क्लिनिक थे जहां डॉक्टर तक नहीं होते और वो ये प्रिटेंड करते हैं कि वो डॉक्टर्स हैं, हालांकि वो जाली डॉक्टर्स हैं जो जाली क्लिनिक्स बनाकर वहां पर हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, लोगों के साथ जो है वो एक खिलवाड़ करते हैं। तो इस तरह से आपको रिसर्च करनी चाहिए कि क्वालिफाइड सर्जन हो, डॉक्टर्स हों जिनकी ज़ेर निगरानी आपका ट्रांसप्लांट हो, तो आपकी सेफ्टी भी होती है, फिर आपके रिज़ल्ट्स भी अच्छे आते हैं। तो ये चूज़ करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप अपने लिए एक ऐसा क्लिनिक चूज़ करें जहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हों, ठीक है, प्रॉपर स्टरलाइजेशन हो, अच्छे ओटीज़ हों, अच्छे इक्विपमेंट्स हों। अच्छा, मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ था कि आपकी इस फील्ड को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रॉड की खबरें भी आती रहती हैं। जी। जिस तरह कि आपने अभी अर्ज़ किया कि जगह जगह क्लिनिक बने हुए हैं, वहाँ वो सस्ती सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये फ्रॉड किस तरह का होता है और कैसे होता है? ये यही है ना कि अगर जो है वो सस्ते के चक्कर में जो है लोग ऐसे क्लिनिक्स में जाते हैं जहां जाली डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। इस तरह के कई क्लिनिक्स हैं जिस तरह जिनका मुझे पता है, बीसीओ होंगे जहां पर क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं होते और वो वहां पर सर्जरीज कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, लोगों के इलाज कर रहे हैं। तो ये तो जो है एक बहुत ही बड़ा अलमिया है और इस चीज़ को भी रोकने की बहुत ज़रूरत है। अदरवाइज़ लोगों को जो है बहुत शदीद किस्म की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं और जो है सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट एक बालों को बस एक जगह से निकाल के लगाना नहीं होता, मगर ये आपके हेल्थ से रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है प्रोसीजर है जिसमें आपकी हेल्थ को नुकसान हो सकता है। अगर आप किसी जाली डॉक्टर से ये करवाते हैं तो आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस को देखने के जो है लायक हो सकती हैं और उन कॉम्प्लिकेशंस को भी, अगर कोई डॉक्टर के पास भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है मगर उसको वो डील करने की भी सलाहियत हो, एबिलिटी हो कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम पूरी दुनिया में होती हैं, चाहे आप अमेरिका से भी कोई प्रोसीजर करवाते हैं वहाँ पे भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, मगर उस कॉम्प्लिकेशन को डील करने की सलाहियत हो वो उसी के पास होगी जो क्वालिफाइड होगा, बिल्कुल स्किल्ड होगा। जी हाँ। तो इस तरह के फ्रॉड से आपको बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सस्ते के चक्कर में फ्रॉड में ना पड़े आप। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, हमारे जो पाकिस्तानी माशरे में एक चीज़ जो समझी जाती है हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में कि ये अमीरों का शौक़ है, ये अमीर ही कर सकते हैं, तो क्या मिडल और गरीब लोग भी इस तरफ आ सकते हैं? और इसका इलाज इतना महंगा क्यों है? हेयर ट्रांसप्लांट महंगा क्यों है? इरफान, अब हेयर ट्रांसप्लांट महंगा कहाँ रहा है? पहले महंगा था, अब सस्ता हो गया है। अच्छा, इसकी जी, क्या वजह? और अब तो सारे अल्हम्दुलिल्लाह मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास हर कोई हेयर ट्रांसप्लांट करवाता है। वो उसकी वजह ये है कि अब चीज़ें ईज़िली अवेलेबल हैं। पहले बहुत अवेलेबिलिटी के इश्यूज़ होते थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर जो है ईज़िली अवेलेबल नहीं थी, इनकी मशीनरी, इनके इक्विपमेंट्स बहुत मुश्किल से आते थे। अब इतनी अच्छी सहूलतें हो गई हैं, गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दे दी हैं कि उसके इक्विपमेंट्स ईज़िली अब आ जाते हैं और हर चीज़ वाफिर मिकदार में अवेलेबल है। तो उन चीज़ों के जब
रेट्स कम हुए हैं, तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट में बहुत आपको एक रिलीफ मिला है कि अब तो हर कोई हेयर ट्रांसप्लांट करवाता है और करवा भी सकता है। मगर चार्जेस हर किसी के डिफरेंट इसलिए होते हैं कि हर किसी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। किसी के बहुत बड़ा एरिया खाली होता है सर का, किसी के छोटे एरियाज़ होते हैं, तो उस हिसाब से। मगर कभी भी आप प्राइस की वजह से अपनी सेहत को कंप्रोमाइज़ ना करें। ज़रूर कहीं अच्छे क्लिनिक पे आपको अच्छे एनवायरनमेंट में, अच्छी ओटीज़ में, अच्छे इक्विपमेंट्स के साथ, स्टरलाइजेशन के साथ एक अच्छा क्वालिफाइड डॉक्टर करेगा, तो वो किसी भी जाली क्लिनिक से तो मुकाबला आप उसका नहीं कर सकते ना। क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिस तरह से मैंने पहले भी आपको बयान की। अब इसमें मैं एक सवाल और भी ऐड कर दूं कि अगर मैं आगे के हिस्से के थोड़े से बाल मेरे गए हुए, मैं इसके हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहता हूं, या जो आपने कहा कि बीच का हिस्से से बाल जाते हैं, तो इसके आजकल के दौर में कितने चार्जेस होंगे? अब ये वाले सवाल जो है ये भी हर किसी का डिफरेंट है। इसको तो खैर फिर भी काटी एक अंदाज़ा लोगों को, ताकि पता चल सके, अंदाज़ा हो सके, क्योंकि लोगों के जहनों में वो लाखों वाला सीन होता है कि बहुत महंगा है और इस तरह। जी इरफान, जिस तरह से आपने कहा कि अगर एरिया के हिसाब से कितने चार्जेस होते हैं, तो स्टार्टिंग अगर पूछें तो 80,000 90,000 से ये स्टार्ट होता है और 2 लाख 2.5 लाख तक भी जाता है। तो ये तो डिपेंड करता है कि उनका कितना एरिया खाली है, कितने बालों की रिक्वायरमेंट है, उनके डोनर एरिया में कितने बाल हैं। ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। क्योंकि अगर जो है हम पहले से कंपेयर करें तो पहले ये हेयर ट्रांसप्लांट बहुत महंगे होते थे। अच्छा, पहले कितने के होते थे? पहले काफ़ी लाखों के होते थे और हर कोई करा भी नहीं सकता था। सही। अब ये मतलब मिडिल क्लास सब लोग करवा सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ। अगर एक शख्स बिल्कुल ही गंजा है, मतलब कंप्लीटली वो गंजा है, तो पहली बात तो उसके डोनर कहाँ से आएंगे, और क्या उसका भी हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है? देखिए, अगर बिल्कुल भी डोनर नहीं है तो फिर तो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। अगर लिमिटेड डोनर होता है तो फिर हम जो है उनके उतने बाल जितने उनके डोनर में होते हैं वो निकाल कर उस डोनर के हिसाब से उतना एरिया कवर करते हैं कि जितना हो सकता है। ये नहीं कि उनको मिसगाइड करें और पूरे सर पे फैला दें और रिजल्ट भी ना आए। तो फिर अगर कम डोनर एरिया होता है तो कम एरिया कवर होता है सर का, फ्रंट का। कभी कभी हम जो है डोनर एरिया सिर्फ ज़रूरी नहीं कि ये हो सर का पिछला हिस्सा। बियर्ड जो है, दाढ़ी जो है, एक बहुत अच्छा डोनर एरिया है। अगर किसी की घनी दाढ़ी होती है तो हम बियर्ड से भी ले लेते हैं। जी हाँ, डोनर एरिया से काफ़ी बाल निकाल सकते हैं। बाकी लोग पूछते हैं कि बॉडी हेयर्स फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, फॉर एग्जांपल चेस्ट है या और बॉडी के एरियाज़ हैं, तो मैं वो बहुत ज़्यादा रिकमेंड इसलिए नहीं करता कि वो बाल बहुत कमज़ोर होते हैं। हमारे चेस्ट के बालों को अगर आप पकड़ के हाथ में और थोड़ा खींचेंगे तो आपके हाथ में 10 बाल आ जाएंगे। सही। तो वो इतना कमज़ोर बाल होता है कि अगर हम अगले पेशेंट को तकलीफ़ भी दें, बाल भी निकालें, लगाएं भी, वो सारा प्रोसेस सही होगा, मगर उस बाल में वो ताकत ही नहीं होगी कि वो ग्रो करे या चल सके। तो दाढ़ी जो है वो, बियर्ड इज़ अ सेकंड गुड ऑप्शन फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। अगर आपका डोनर एरिया वीक है तो हम डोनर एरिया और बियर्ड दोनों को मिलाकर कोशिश करते हैं कि पेशेंट का ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर कर सकें। तो मतलब ये उसी शख्स के अपने बाल लगाए जा सकते हैं, किसी और के बाल नहीं लगाए जा सकते क्या? ऐसा हो सकता है? ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इरफान, कि किसी और के बाल लग सकते हैं या नहीं। तो हेयर ट्रांसप्लांट, जैसे आपने ट्रांसप्लांट का वर्ड सुना ना, तो जिस तरह से ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होता है, लिवर ट्रांसप्लांट होता है, वो मैच होता है पहले। मैच तो होता है, मगर ये होता है कि फिर भी जो है लग जाते हैं ना, फिर भी वो तो लग जाते मैच होने के बाद। ये मैच होने के बाद भी हम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि कोई भी ऑर्गन अगर आपका मैच कर जाता है, किडनी मैच कर जाती है भाई की भी, और वो आप लगा भी देते हैं, तो उसके लिए भी हमें कुव्वत मुदाफ़ियत को बिठाने के लिए, सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए हमें इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन्स देनी होती हैं उस पेशेंट को जिसको वो लगा ऑर्गन। तो वो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट है। इसी तरह से बाल भी, हमारा एक ऑर्गन है। अगर हम बालों को लगाकर, भाई के बालों को मैच करके और वो लगा दें, तो उसके लिए भी आपको लाइफ टाइम इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन्स खानी होंगी, जो कि बहुत हैवी मेडिसिन्स होती हैं। तो इसलिए बाल जो है हमारे बॉडी के लिए इतना ज़रूरी नहीं, लाइफ सेविंग नहीं कि हम
ऑर्गन, किडनी के बगैर हम नहीं रह सकते, लिवर के बगैर हम नहीं रह सकते, बहुत मगर ज़रूरी चीज़ें हैं। जी हाँ, ये तो शख्सियत को खूबसूरत बनाने की चीज़ है। एग्जैक्टली तो हम जो है ऑर्गन, किडनी के लेकर हम वो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स तो खा सकते हैं जीने के लिए, मगर इतनी हैवी ड्रग्स हम बालों का ट्रांसप्लांट करके किसी और के लगा के नहीं खा सकते। मतलब मगर हाँ, तो इसका मतलब है कि पॉसिबल है मगर प्रैक्टिकल नहीं है। मैं आपकी बात से जो अखज़ कर पाया हूँ कि अगर किसी को अपने बाल हेयर ट्रांसप्लांट करवाने हैं तो अपने ही बाल लगवाए जी हाँ, बजाय किसी और के बाल की। ये जी हाँ, तकरीबन अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालने वाली बात होगी। एग्जैक्टली क्योंकि अपने ही बाल लग सकते हैं, किसी और के प्रैक्टिकली जो है वो नहीं है। आज तक आपने कभी ऐसा कोई केस देखा ही नहीं लगा नहीं, है? मुमकिन ही नहीं है ना कि वो अगर बालों के लिए पूरी लाइफ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स खाए। अच्छा, तो सर ये जो बालों का हिस्सा होता है, ये अगर पीछे से बाल जा रहे हैं या आगे से बाल जा रहे हैं, तो इनको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? कि मुझे अब लग रहा है कि मेरे यहाँ से बाल जा रहे हैं, तो मैं ऐसा क्या करूँ ज़िंदगी में कि इन बालों की ये चीज़ें आगे ना बढ़ें, यहीं पे रुक जाए, और वो जो हिस्सा चला गया वो तो कवर नहीं हो सकता, मज़ीद ये ख़राब ना हो, मज़ीद में गंजपन का शिकार ना हो। उसके लिए इरफान केयर है ना, बालों की लोग केयर नहीं करते। ठीक है, बालों की केयर बहुत ज़रूरी है। बाल एक बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत डेलिकेट चीज़ है जिसकी केयर करनी चाहिए। पहले कदर नहीं होती, बाद में जब चले जाते हैं तब कदर होती है इसकी। तो बालों की केयर में शामिल है कि सबसे पहले कि आपकी अपनी ग़िज़ा अच्छी होनी चाहिए। अगर बॉडी हेल्दी होगी तो बाल हेल्दी होंगे। तो हेल्दी फूड खाना चाहिए, चाहे वो घर की दाल ही क्यों ना हो, मगर हेल्दी घर का खाना ज़्यादा उसको जो है प्रेफर करना चाहिए। फ्रूट्स खाने चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, मिल्क इंटेक हो। तो हेल्दी फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेयर्स। ठीक है, और उसके अलावा जो है बालों को धूल मट्टी से बचाने के लिए, स्पेशली जब आप बाइक यूज़र हैं तो बाइक पे आपको बालों को कवर करने की बहुत ज़रूरत है। अदरवाइज़ भले आप कवर करें या ना करें, रोज़ाना आपको बालों को धोना चाहिए, हेड वॉश करना चाहिए, शैम्पू करना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से हम बाकी बॉडी की सफाई करते हैं, चेहरे को हम रोज़ाना धोते हैं, बिल्कुल। तो इसी तरह बालों ने कोई क्या कसूर किया? हम तो तभी धोते हैं जब 2-3 दिन में नहाते हैं, तभी इसको धोते हैं, नहीं 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 नहीं, अदरवाइज नहीं धोया नहीं नहीं धोया नहीं नहीं, जाता। अगर सफाई निस्फ ईमान है तो वो बालों के लिए भी है। सही। तो बालों को भी, उनकी भी सफाई करना, उनको धोना, उनको शैम्पू से वॉश करना, क्लीन रखना, साफ़ रखना, ये भी उनका हक है, वरना वो नाराज़ हो जाते हैं, अच्छा, फिर वो आपका हेयर फॉल बढ़ जाएगा। सही। तो बालों की सफाई बहुत ज़रूरी है उनकी अच्छी हेल्थ के लिए। और कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो मतलब इसकी हेल्थ को मुतासिर करती हैं, मुतासिर मतलब कोई भी, हाँ खराब करती है? हाँ, ऐसी कोई कुदरत की बनाई हुई ग़िज़ा तो नहीं है, मगर वो चीज़ें जिनसे मना किया गया है, वो चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करते हैं, डेली बेसिस पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो चीज़ें। मिसाल के तौर पे बालों में आप जेल लगाते हैं, सही। बालों में आप स्प्रे लगाते हैं, स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स लगाते हैं, बालों को आप हीट देते हैं, ड्रायर यूज़ करते हैं, स्ट्रेटनर मशीनें यूज़ करते हैं, सही। तो ये शदीद नुकसानदेह चीज़ें हैं जो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए अपने बालों पे। और उसके अलावा अगर आप जो है हार्मफुल चीज़ें जो कि फॉर एग्जांपल स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये बालों के लिए नुकसानदेह हैं। ये सब चीज़ें सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हर चीज़ के लिए नुकसानदेह हैं, इनसे अवॉइड करना चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे बालों को बहुत नुकसान होता है, तो ये अवॉइड करनी चाहिए। मेरा सवाल अगला यही था कि जो हम सैलून वगैरह में जाते हैं, वो जेल वगैरह लगाते हैं और स्प्रे करते हैं, इसके अलावा जो आपने बताया स्ट्रेट वाली जो मशीनें आती हैं, ये सारी चीज़ें बालों को क्या डैमेज करती हैं, ख़राब करती हैं? बिल्कुल जला देती हैं आपके बालों की लेयर्स को। वो हीट जब मिलती है वो ट्रांसफ़र होती है आपकी रूट्स में, रूट्स को वो कमज़ोर कर देती है, रूट्स को श्रिंक कर देती है, सुकड़ा देती है, जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल बढ़ जाता है और बाल परमानेंटली गिर जाते हैं। इस चीज़ का एहसास तब होता है जब वो बाल आपके चले जाते हैं। शुरू में जब बाल मज़बूत होते हैं उस वक्त आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, मगर कुछ अरसा गुजरने के बाद जब आपके बाल कमज़ोर होते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं, फिर आप उसको बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतना डैमेज कर चुके होते हैं ये सब चीज़ें कि आपके लिए उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। सर ये तो मतलब मैंने बहुत अहम सवाल पूछ लिया, क्योंकि ये तो कॉमन चीज़ है। आजकल आप किसी भी सैलून में जाते हैं, वो जेल भी लगा रहा है, स्प्रे भी कर रहा है, और फिर वो आपको स्ट्रेट वाली मशीनें भी लगा रहा है। उनका तो ये कहना होता है कि हम आपको खूबसूरत बना रहे हैं। देखें वो तो देखें वो भी उनका एक काम है,
वो तो आपको बिल्कुल खूबसूरत बना रहे हैं, मगर फैसला तो आपने लेना है ना। वो आपको सैलून वाला ये नहीं पढ़ा सकता कि ये नुकसानदेह है या नहीं है। सही। ये तो आपको सोचना है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग केमिकल्स अपने बालों में लगा रहे हैं तो ये आपके लिए कितना नुकसानदेह चीज़ें हैं। ये हर कोई आज के दौर में समझदार है, मगर उस वक्त जब ये चीज़ करनी होती है ना तो उसके बारे में फिर कोई नहीं सोचता। सही। वो बाद में ही सोचते हैं जब एक उनको लॉस हो चुका होता है। तब अच्छा, जेल और ये स्प्रे ये किस तरह मुतासिर करते हैं? इनमें केमिकल्स की वजह से ही जी खराब। हाँ, इसमें स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं ना जो आपके बालों को एक लकड़ी की तरह खड़ा कर देते हैं। बिल्कुल। तो वो तो ज़रूर उसमें इतना स्ट्रॉन्ग केमिकल होगा ना, और वो उसको नुकसान, शदीद किस्म का नुकसान देता है। अच्छा, ये जो जेल वगैरह की मैंने आपसे बात की, लोग ज़्यादातर ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनके बाल बिल्कुल नीचे गिर रहे होते हैं, तो वो जेल लगा के कड़क करके पीछे कर लेते हैं। तो ये फैशन है ना, जी। तो फैशन के चक्कर में लोग अपने बालों को नहीं सर, नुकसान अगर देते एक बाल बिल्कुल ही मुंह पे आ रहे तो उनका क्या किया जाए? हैं। देखें, आपके बालों का स्टाइल ही ऐसा है ना नेचुरली, तो आप उसको वैसे ही रखें। अच्छा। जी, जेल आप लगा के पीछे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं, क्यों ज़रूरत है? कुछ भी ज़रूरत नहीं। जिसके बाल कुदरत ने जैसे दिए हैं वो उस पर अच्छे लगते हैं। सही। अब मेरे बाल हैं, मैं अगर इनको फिर जेल वेल लगा के बिल्कुल बिठा के और इस तरह से जो है कर दूं तो ये तो फिर यानी अपने बालों को मैं ये भी चले जाएंगे, फिर तो मैं रोता ही रहूंगा। नहीं तो इनको क्या कोई चेंज करने का कोई तरीका कार है और मेडिकल में? कोई भी तरीका नहीं है मेडिकल में। मेडिकल में ये ज़रूरी है कि आपके सर पे बाल हों। सही। ठीक है, बस नेचुरली हर ये किसी अल्लाह पाक की तरफ की जी देन है। हाँ, नेचुरली कुदरती मिले हुए हैं, आप उनकी कदर करें। जिनके नहीं है उनसे पूछें। सही। सर, जो हेयर ट्रांसप्लांट है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं? क्या वजह होती है कि हमने सुना है कि इसके नुकसानात भी होते हैं? हेयर ट्रांसप्लांट के कोई नुकसानात नहीं होते। वो तो आप बेहतर ही होते हैं ना बाल लगवाने के बाद। हेयर ट्रांसप्लांट के साइड इफ़ेक्ट्स, जो प्रोसीजर के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें इन्फेक्शन है, ब्लीडिंग है, ठीक है, ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स कम हो सकते हैं अगर आप एक अच्छे डॉक्टर और अच्छे क्लिनिक की सिलेक्शन करते हैं। अच्छा। अदरवाइज जब भी आप फॉर एग्जांपल आप किसी बड़े शहर के अस्पताल चले गए, आगा खान हॉस्पिटल, आप एक सर्जरी करवाने जा रहे हैं, 3 पेपर का इतना बड़ा कंसेंट फॉर्म देंगे जिस पे साइन करना होता है आपको, और वो पढ़ेंगे तो उसमें पता नहीं क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस और साइड इफ़ेक्ट्स लिखे होते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो जब ये, चाहे आप अमेरिका में चले जाएं कुछ सर्जरी करवाने और वहाँ पर भी हेयर ट्रांसप्लांट कराने जाएंगे तो वो आपसे पूरे एक लंबे चौड़े कागज़ पे साइन करवाएंगे। तो पहले ये तो आपको बताया जाएगा कि इसके तो ये नुकसानात चांसेस तो हर जगह हैं दुनिया में, कहीं पे भी चले जाएं, मगर वो चांसेस कम हो जाते हैं अगर आप एक अच्छे सेटअप पे जाके, अच्छे डॉक्टर के पास जाकर ये प्रोसीजर करवाते हैं। बात वहीं आ जाती है कि आपको एक एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जी जाना हाँ, चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, ये किस उम्र में करवानी चाहिए? हेयर ट्रांसप्लांट की कोई उम्र होती है? किस उम्र में करवानी चाहिए? जी बिल्कुल, 20+ होनी चाहिए। अच्छा। जिनको बहुत अर्ली एज में जो है हेयर लॉस हो जाता है तो फिर वो ट्रांसप्लांट करवाने के ख्वाहिशमंद होते हैं, क्योंकि ट्रांसप्लांट करवाने के बाद, जैसे आपने बात स्टार्ट की थी कि बाल भी एक पर्सनैलिटी का हिस्सा हैं, बिल्कुल। उसके बगैर भी पर्सनैलिटी अधूरी है। तो उनको एक शदीद तनाव का, स्ट्रेस का, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं जिनके बाल नहीं होते, और वो फिर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं। तो 20+ एज होनी चाहिए, और उसकी एंड कोई भी नहीं है। अच्छा, मतलब 50 के बाद भी 70-80, जी हाँ, 70-80 साल के भी करा सकते हैं अगर वो हेल्दी हैं, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है उनकी बॉडी के साथ, तो वो भी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। उसकी कोई एज लिमिट नहीं है। मतलब अगर आप 60 साल या 70 साल की उम्र में कराते हैं तो जिंदगी में कोई नुकसानात नहीं होंगे जी इसके? आपकी बिल्कुल भी नहीं। हेल्थ पे कोई साइड इफेक्ट नहीं नहीं नहीं, बालों का देखें, आपके अपने पर्सनल बाल ही लग रहे हैं ना, कोई आर्टिफिशियल बाल नहीं लग रहा कि अगर वो उसका हेल्थ पे कोई नुकसान हो या साइड इफेक्ट हो। आप ही का अपना बाल लगता है, नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट है 100%, तो इसके कोई और असरात नहीं होते। अच्छा सर, ये आईब्रो हो गई और बियर्ड हो गई, इसके भी क्या हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं? और इसमें कोई रिस्क वगैरह भी होता है? देखें, रिस्क वगैरह कुछ भी नहीं होता। आईब्रोज ट्रांसप्लांट होता है, इवन दाढ़ी का ट्रांसप्लांट, लोगों को दाढ़ी नहीं होती, वो बहुत डिप्रेस होते हैं, तो बियर्ड का भी ट्रांसप्लांट होता है, आईब्रोज का भी होता है, बिल्कुल, क्योंकि वही बाल जो हम डोनर एरिया से निकाल के हम आईब्रोज पे भी लगा सकते हैं और बियर्ड पे भी लगा सकते हैं। बहुत अच्छे हमने बियर्ड ट्रांसप्लांट किए हैं, बहुत अच्छे ज़बरदस्त उसके रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा सर, वो 3 मेजर मिस्टेक बताएं जिनकी वजह से लोगों के बाल गिरते हैं और लोग गंजपन का शिकार होते हैं।
एक तो जेनेटिक हो गया, ये मिस्टेक नहीं है, ये तो कुदरत की तरफ से। कुदरत की तरफ से खानदान। उसके अलावा जो इश्यूज हैं जिसमें डाइट की प्रॉपर डाइट ना होना, बहुत ज़्यादा लोग वज़न कम करने के ख्वाहिशमंद होते हैं, वेट लूज़ कर देते हैं, बहुत ज़्यादा खाना पीना बंद कर देते हैं, तो उनके बाल बहुत ज़्यादा तेज़ी से शदीद किस्म के असरात होते हैं और बाल गिरते हैं। दूसरा ये जो अभी हमने डिस्कस किया, हेयर प्रोडक्ट्स लगाना, हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स लगाना, उसकी वजह से बहुत शदीद हेयर फॉल होता है, गंजपन होता है। तीसरा कोई मेडिकल कंडीशन हो, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, कोई खुदा न खास्ता कैंसर डिजीज़ हो गई, शदीद डिप्रेशन हो गया, इन वजूहात की वजह से भी बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है। अच्छा, मैं ये आपकी ये बात सुनी मैंने कैंसर वाले। कैंसर में हमने अमूमी तौर पे देखा है कि खवातीन हो या मर्द हो, उनको गंजा कर दिया जाता है। इसकी क्या वजह होती है सर? कर नहीं दिया जाता, वो गिर जाते हैं, उनको ऐसी ऐसी ट्रीटमेंट्स मिलती हैं। एक तो बीमारी खुद वो कमज़ोर कर देती है, सही। दूसरा उनकी मेडिसिन इतनी हैवी होती हैं कि जिसकी वजह से बाल बिल्कुल झड़ जाते हैं। अच्छा, मतलब किया नहीं जाता, खुद ही झड़ते हैं बाल। जी हाँ। अच्छा सर, बालों के गिरने का जहनी तनाव और टेंशन से क्या ताल्लुक है? डायरेक्ट रिलेशन है। जब स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेस आपके बॉडी की इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करता है और जिसकी वजह से आपका डायरेक्ट हेयर रूट्स पे असर पड़ता है और बाल कमज़ोर होते हैं और हेयर फॉल बढ़ता है। अच्छा, मतलब ये जो आपके एसाब होते हैं, कुव्वत मुदाफ़ियत होती है, उसको शदीद मुतासिर करता है। जी बिल्कुल, स्ट्रेस जो है शदीद किस्म का आपको हेयर फॉल देता है। क्या आजकल के नौजवानों में गंजपन का शिकार होने की एक वजह ये भी है? बिल्कुल डेफिनेटली, हेयर फॉल की बहुत बड़ी वजह है आपका स्ट्रेस होना बॉडी में। अच्छा सर, ये बालों का जो एक गिरना होता है, तो इसका पानी से क्या ताल्लुक होता है? ये क्यों पानी, सुना है कि पानी के भी कुछ इस तरह के नुकसानात होते हैं कि बाल उससे भी गिर जाते हैं। मेरी नज़र में जो इरफान, ये एक मिथ है, ठीक है। अब पानी तो देखें ना, हर जगह हम जो पानी यूज़ करते हैं वो कोई गैर मयारी ही होता है, बिल्कुल। ठीक है। टैंकर्स आते हैं, खासतौर खारा, पे हम अपने शहर की जी बात करें। हाँ, खारा पानी होता है, हमारे घरों में खारा पानी आता है, टैंकर्स आते हैं। और अगर सिर्फ इसका ही अमल दखल हो तो फिर तो पूरा हम सब इसका शिकार हो, बाल्डनेस का, पूरा शहर ही गंजपन का शिकार हो। पर ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो फिर लोग मुख्तलिफ बातें जोड़ देते हैं कि हमने बहुत कैप पहनी है, उससे बाल गिर गए। भाई, कैप तो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, धूल मट्टी से बचा रही है। तो अगर ऐसा ही हो तो फिर तो जो है जिनकी ड्यूटी में ही कैप शामिल है, ठीक है, सिक्योरिटीज़ डिपार्टमेंट होते हैं, वो सारा दिन तो सारे वो गंजे ही हों। बिल्कुल। तो ये सारी मिथ्स जोड़ देते हैं लोग, इनको चीज़ों को मिला देते हैं जब वो उनको कोई और चीज़ नहीं सूझ रही होती, तो फिर इन चीज़ों को, तो पानी का इतना सच कोई वो ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है, बहुत ज़्यादा। ये आपने बहुत अच्छी बात की जो कैप वाली की है। मेरे जहन में सवाल भी आ रहा था, क्योंकि हमारे जो माशरे में आम तासुर यही है कि ये कैप पहनता है तो इसीलिए गंजा हो रहा है। नहीं तो नहीं, ये ऐसा myth नहीं है एक। है। जी हाँ, मिथ है ये। अच्छा सर, जो आजकल आप देखते हैं शैम्पू की जो बफ़के आ रहे हैं, एडवर्टाइजिंग हो रही होती है, बड़े बड़े स्टार कर रहे होते हैं मुख्तलिफ शैम्पू, सुना है कि ये भी बालों की सेहत को काफ़ी मुतासिर करते हैं। वो तो इस तरह तारीफ़ कर रहे होते हैं कि बहुत अच्छे हैं, मगर प्रैक्टिकल में क्या वाकई में ये अच्छा करते हैं बालों को या फिर मुतासिर करते देखें, सही मशवरा अगर मैं दूं आपको तो शैम्पू कोई नुकसानदेह नहीं होते, हैं? इनमें केमिकल नहीं होते? केमिकल्स होते हैं, मगर वो केमिकल बालों के लिए बनाए हैं ना। अच्छा। उनमें बालों को साफ रखने की और बालों को महफूज करने के केमिकल्स होते हैं, वरना तो हम इससे बर्तन धो रहे होते या कपड़े धो रहे होते। हर चीज़ जो बनाई गई है उसके लिए उसके ख़ास केमिकल्स उसमें ऐड किए जाते हैं। हाँ, ये है कि मेडिकेटेड शैम्पू यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है कमर्शियल शैम्पू से। मेडिकेटेड शैम्पूज़ के बहुत नाम होते हैं, अच्छा। मुख्तलिफ उसमें बायोटिन और ये सब चीज़ें होती हैं, मगर ये मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा कि मैं शैम्पूज़ जो हैं वो आपके बालों को साफ़ करने के लिए बनाए गए हैं, ना कि नुकसान देने के लिए बनाए गए हैं, जो कि ये भी बहुत बड़ी एक मिथ है लोगों के जहन में। बिल्कुल, ये हमारे माशरे में बड़ी मिथ है। इससे पहले जो साबुन होते थे वो ज़्यादा स्ट्रांग होते थे। अच्छा, जी हाँ। तो मतलब जो कमर्शियल हो गई या ये भी मतलब इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करते? नहीं, यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल। इससे पहले जो हम बचपन से साबुन से धोते थे सर, तो वो ज़्यादा नुकसानदेह होते थे, वो ज़्यादा स्ट्रांग होते थे इन शैम्पूज से। सर, हेयर ट्रांसप्लांट का कोई ऐसा मुनफरिद केस जो आप शेयर करना चाहें? मुनफरिद तो कोई भी नहीं, मगर इतने सारे हज़ारों केसेस किए होंगे। अब ये मेरे लिए मुनफरिद इस तरह से होगा कि मेरे लिए एक एज़ाज़ की बात थी कि मैंने मौलाना तारिक जमील साहब का हेयर ट्रांसप्लांट किया।
वो मेरे लिए एक मुनफरिद एज़ाज़ था, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा केस था। अल्लाह का बहुत बड़ा करम था कि मौलाना साहब ने मुझे सेलेक्ट किया पूरे मुल्क में और मेरे पास आए अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे उनके रिज़ल्ट आए, बहुत मुतमईन हैं वो। और ये मेरे लिए एक एक समझ ले। यादगार है। हाँ, मौलाना तारिक जमील से आपका राब्ता कैसे हुआ और वो इतनी दूर से पंजाब से कराची किस तरह आए, आपने किस तरह कन्विंस किया? मैंने नहीं कन्विंस किया, उनको अल्लाह ताला ने कन्विंस किया। अच्छा। और पता नहीं जो है एक होता है ना कि बस ये कुदरत की तरफ से एक राब्ता हो गया हमारा, और हमारी मुलाकात हुई। मौलाना साहब जो है काफ़ी खुश थे मिलके, और काफ़ी दुआएं दी उन्होंने, और उन्होंने फिर मुझे सिलेक्ट किया फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से बहुत अच्छा उनका ट्रांसप्लांट हुआ, बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए। और बस ये जो है शुक्र है अल्लाह का। अच्छा सर, जो ये हेयर ट्रांसप्लांट होता है तो इसके कितने सेशन होते हैं? मतलब अगर मैं एक दफ़ा आपसे चेकअप अप करवा के चला गया, आपके पास अपॉइंटमेंट लेकर मैं आता हूँ, चेकअप करवाया, आपने कहा हो जाएगा, तो अगली दफ़ा जब मैं आऊँगा तो क्या ये एक ही दफ़ा में हो जाएगा या इसके सेशन मुख्तलिफ सेशंस होंगे? मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर ये एक ही सेशन में हो जाता है। अगर किसी के डोनर एरिया कमज़ोर होते हैं, बाल कम होते हैं, तो उनके एक सेशन में कभी नहीं भी होते, उनके बाद में कुछ अरसे के बाद, साल भर के बाद दूसरा सेशन भी करने की ज़रूरत पड़ती है। मगर ज़्यादातर लोगों में डोनर अच्छे होते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके डोनर कम होते हैं। तो जिनके अच्छे डोनर होते हैं उनके एक ही बार में पूरा एरिया कवर हो जाता है, और एक ही ट्रांसप्लांट में उनका जो है मुकम्मल हो जाता है हेयर ट्रांसप्लांट। सर मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि बालों के गिरने का और बालों को सफ़ेद होने से बचाने का, बालों को महफूज करने का सादा सा तरीका ज़िंदगी में क्या अपना जाए कि बालों की हेल्थ अच्छी रहे? बालों को बचाने की जो सबसे बेस्ट डील है वो आपकी डाइट है। डाइट अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद बालों को रोज़ाना के तौर पे आप साफ़ रखा करें, वॉश किया करें। बालों के जो है ऑयल यूज़ किया करें, ऑयलिंग किया करें बालों की। लोग बहुत, ये भी मिथ है, कॉन्सेप्ट गलत है कि ऑयल नहीं करना चाहिए। बालों में ऑयल लगाया करें। बालों को तेल लगाने से सेहत मिलती है, बाल आपके मॉइस्चराइज होते हैं, तो फिर ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। तो ये जो है बालों की सेहत के लिए आपकी डाइट का, आपकी मेंटल हेल्थ का, ठीक है, और आपके बालों की केयर, जिस तरह से मैंने बताया कि ऑयलिंग वगैरह करनी चाहिए, या सीरम्स वगैरह आजकल बहुत एडवांस सीरम्स आ गए हैं, वो यूज़ करने चाहिए। तो ये जो है बालों की केयर करेंगे तो बाल आपके खुश रहेंगे। अच्छा सर, मैं अभी आखिरी सवाल आपसे कर लेता हूँ ख़वातीन को लेकर कि ख़वातीन के बाल भी बहुत ज़्यादा गिरते हैं और कुछ ख़वातीन के बाल बिल्कुल ही छोटे हो जाते हैं, इसकी क्या वजह होती है? ये खानदानी, वही जो मर्दों के मामलात होते हैं सेम वही होते हैं उनके या थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। क्या होते हैं सर? थोड़ा उनके एक्सप्लेन थोड़े करें। मुख्तलिफ होते हैं। ख़वातीन में हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस की वजह से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। जो थायराइड की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने की वजह से ख़वातीन में, क्योंकि थायराइड की प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, तो उनका हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है। ख़वातीन ये सारी स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स बहुत यूज़ करती हैं, स्ट्रेटनर, रीबॉन्डिंग, एक्सटेंसो, डाई करवाना, स्ट्रीकिंग करवाना, 100 किस्म के तजुर्बात करती हैं अपने बालों पे। उसकी वजह से उनके बाल कमज़ोर होकर गिर जाते हैं। तो ये सारी थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं मर्दों से, इनके बालों के ज़्यादा गिरने की वजूहात। अगर एक नॉर्मल घरेलू ख़वातीन, एक नॉर्मल घरेलू खातून अगर कोई प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं कर रही है, उसके बावजूद उसके बाल गिर रहे हैं, तो उसे क्या करना चाहिए? फिर अपना चेकअप करवाना चाहिए, अपने कुछ टेस्ट करवाने चाहिए। आयरन की डेफिशिएंसी जो है, मंथली साइकिल्स की वजह से उनके आयरन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस वजह से हेयर फॉल बढ़ जाता है। थायराइड के टेस्ट कराने चाहिए, और जो है अपने जो फीमेल्स के जो हार्मोन्स होते हैं उनके टेस्ट कराने चाहिए। पीसीओएस के प्रॉब्लम्स होते हैं उनके, जिसकी वजह से हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनके टेस्ट कराने चाहिए। तो ये कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए इसके लिए? ये सबसे पहले तो आप हमारे पास आकर अपने बालों का चेकअप करवाएं, फिर हम ये टेस्ट करवाते हैं। फिर उनकी अगर इनमें कोई जो है डिस्टर्बेंस होती है तो उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और आपको गाइड करते हैं। अगर किसी और उसके ख़ास डॉक्टर को दिखाने की अगर टेस्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम वो भी गाइड कर देते हैं। अगर एक खातून के बाल बिल्कुल झड़ झड़ के छोटे हो गए हैं तो क्या ट्रीटमेंट से वो बाल लंबे हो सकते हैं?
चांसेस होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सबके हों, मगर चांसेस होते हैं अगर वो ट्रीटमेंट को लेकर चलते हैं। लोग अक्सर कंटिन्यू नहीं रखते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि लोग एक इलाज को लेकर कंटिन्यू नहीं रहते, छोड़ देते हैं। 1 महीना कर दिया, 2 महीना कर दिया, छोड़ देते हैं। बाल और खाल, स्किन और हेयर के ट्रीटमेंट बहुत लेंदी होते हैं, लोग तंग आ जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। इसलिए उनके कभी कभी वो जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो उस पर पूरा नहीं उतरते। वो इसकी वजह सर ये भी होती है कि जो ये मेडिसन होती है वगैरह ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, क्या ये एक वजह ये भी है? नहीं नहीं, बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी कहा आपको कि अब काफ़ी ट्रीटमेंट्स इजीली अवेलेबल हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती। लोग सुस्ती वो की वजह से। हाँ एग्जैक्टली वो कंटिन्यू नहीं रखते। अच्छा सर, जो बालों में, अब मैं एक डॉक्टर के पास गया था, एक इशू ये था कि साइडों से बाल जा रहे थे मेरे दोस्त के। तो हमने जब उसको स्किन वाले डॉक्टर को चेकअप दिखाया तो उसने चेकअप करवाया तो उसने हमें एक लिख के दिया स्प्रे, गालिबन हेयर प्लस कुछ इस तरह का नाम था स्प्रे का। तो उन्होंने कहा था कि आप ये इस्तेमाल करें तो ये बाल यहीं पे रुक जाएंगे, ये नहीं जाएंगे। क्या ऐसा होता है? बाल कभी भी ना गिरना रुकते नहीं है। मेरे रोज़ाना बाल गिरते हैं, ज़मीन पे जो भी इंसान रहता है उसके बाल गिरते हैं, मगर वो नॉर्मल हेयर फॉल है, उससे आपका गंजपन नहीं होगा। अच्छा। एक होता है एक्सेसिव हेयर फॉल, उसको हम रोकते हैं, मगर नॉर्मल हेयर फॉल को हम नहीं रोक सकते। वो पत्तों की तरह बाल झड़ते हैं, फिर नए निकलते हैं। मगर जो एक्सेसिव हेयर फॉल है दूसरी वजूहात की वजह से, उसको किस तरह उसको कंट्रोल करना होता है। जिस तरह से ये आपने स्प्रे बताए, मेडिसिन्स आती हैं, PRPs होते हैं, मीज़ोथेरेपी, एक्सोसोम, बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं जिस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये फिर ऐसे अमल होते हैं जिनसे बालों को एक्सेसिव ज़्यादा जो हेयर फॉल हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाए। सर बहुत शुक्रिया आपके इस कीमती वक्त का। यकीनन आपकी जो मालूमात से लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सकेंगे। एक मरतबा फिर से नवाजिश आपके कीमती वक्त की। शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इरफान। इंशाल्लाह जो है इस सिलसिले को जारी रखेंगे लोगों की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल सर। और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।